हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी और ये हमारे इंडियन इकोनॉमी की क्लास है जिसमें हम आपको बता रहे हैं इंडियन इकोनॉमी जो रिसेंटली न्यूज़ में चल रही है। इस पर हम 2 वीडियोज़ ऑलरेडी डाल चुके थे। ये क्लास कल हुई थी लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाने की वजह से आजकल कुछ नेटवर्क इशूज़ चल रहे हैं, सो दैट क्लास प्रॉपर नहीं हो पाई थी। तो इसको हम री अपलोड कर रहे हैं सो दैट आप इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको अच्छे से पढ़ पाएँ, इसको अच्छे से समझ पाएँ। साथ ही दोस्तों, आज हम आपको ये तीनों क्लासेस की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं है वो जाकर लिंक जरूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल की, और वहाँ पर जाकर इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करके एक बार पढ़ लें, क्योंकि हैंडआउट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, डिटेल्ड हैंडआउट्स हैं। यदि आप इनको पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपकी प्रिपरेशन में, स्पेशली यूपीएससी और यूपीएससी ईपीएफओ की यदि हम बात करें तो दोस्तों हम इकोनॉमी न्यूज़ देखने वाले हैं 2020 में। देखिए, इकोनॉमी जब आप पढ़ने जाते हैं तो इकोनॉमी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इकोनॉमी नहीं पढ़ सकते। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इकोनॉमी जो भी सोशियो इकोनॉमिकल इशूज़ हुए हैं, जो भी करंट इवेंट्स हुए हैं, करंट इवेंट्स आपको अच्छे से समझने होते हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आज के सिनारियों में करंट इवेंट से ही आपको देखने मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है, एफएसडीसी कमेटी से रिलेटेड एक सब कमेटी जो है गठित करी गई है। यदि हम एफएसडीसी के फुल फॉर्म की बात करें तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है, और ये जो कमेटी है 2020 से लेकर 2025 के बीच इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन को और फाइनटेक को बूस्ट करने के लिए बनाई गई है। बेसिकली फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों में डेवलप करने के लिए, और इसके लिए फिनटेक से मतलब यहाँ पर होगा कि फाइनेंशियल चीज़ों को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए, फाइनेंशियल चीज़ों को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए ये एक कोलैबोरेशन किया जाएगा और बनाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि ये जो एफएसडीसी कमेटी है, एफएसडीसी कमेटी को हेड किया जाएगा आरबीआई गवर्नर के द्वारा। एफएसडीसी को कमेटी को हेड किया जाएगा आरबीआई गवर्नर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे हेड कौन करेगा। इसे हेड करेगा आरबीआई गवर्नर, और जितने भी मेंबर्स होंगे एफएसडीसी के वो इस कमेटी में रहेंगे। आगे हम बात करते हैं, इसमें जो चारों डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के वो भी इस कमेटी के, सब कमेटी के सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे, और जो एडिशनल सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का वो भी इसका मेंबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है ज़रूर याद रखनी है आपको कि ये 5 मेंबर कहाँ से हो गए, 4 आपके डिप्टी गवर्नर होगा और एक आपके एडिशनल सेक्रेटरी हो गया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का होगा। फिर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट ऑफ आरबीआई इज़ सेक्रेटरीट एट दी सब कमेटी। तो अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है, इसीलिए मैंने इनको डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करके रखा है। और कलर्स यूज़ करने का मतलब ये भी होता है कि आप लोग जो है इस स्लाइड को थोड़ा सा इंटरेक्टिव देख सकें, इंटरेक्टिवली समझ सकें, मज़ा आ सके आप सभी को दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं ज़रा कि ये जो अपेक्स एफएसडीसी काउंसिल होती है, मतलब एक सब काउंसिल होगी और एक अपेक्स काउंसिल होगी। अपेक्स मतलब हेड काउंसिल जो होगी, इस हेड काउंसिल को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो हेड करेंगे। इस अपेक्स बॉडी को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हेड करेंगे, ये चीज़ भी हमें याद रखनी होगी। इसके अलावा जितने भी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होंगे जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के चार्ज में होंगे वो इस कमेटी में रहेंगे, जैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हेड करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जितने भी रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, आईबीबीआई, तरह के जितने भी रेगुलेटर्स के हेड होंगे वो भी इस कमेटी में रहेंगे। इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरीट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ चीफ एंड इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी होगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो कलर्ड में लिखी हुई चीज़ें हैं। क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो इन्हीं पर बनेगा, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं मेन एम की, तो जो मेन एम है इस काउंसिल का वो होगा इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन बिठाना। इंटर रेगुलेटरी क्यों? क्योंकि देखिए डिफरेंट जो रेगुलेटरी है वो इसमें इंक्लूड हो रही है, और जब फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी बनाने की बात आएगी तो जब फाइनेंस की बात आएगी तो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलेटरी होगी उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये एक आइडिया है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू सभी चीज़ों को लिंक करके, इंटरलिंक करके फाइनेंशियल एजुकेशन भारतीय लोगों तक पहुंचाए जाने का एक कदम उठाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगली योजना की तरफ हमारी, तो ये कुमार सशक्तिकरण योजना, कुमार सशक्तिकरण योजना के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कुमार सशक्तिकरण योजना जो बेसिकली है ये एक इनिशिएटिव है केवीआईसी का,
यदि हम बात करें KVIC के बारे में तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन KVIC का फुल फॉर्म है, ठीक है। और ये एम्पावरमेंट के लिए बात करेगा पॉटर्स कम्युनिटी को, और रिमोट लोकेशन में जो पॉटर्स कम्युनिटी अवेलेबल है उनकी स्ट्रेंथ करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए और उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए बेसिकली ये जो स्कीम है अभी स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही स्टेट में चालू की जा रही है, जैसे यूपी है, महाराष्ट्र, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा और तेलंगाना। यदि बात करें KVIC जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है, ये एक स्टैचुरी बॉडी और इसको इस्टेब्लिश किया गया था KVIC के द्वारा, KVIC एक्ट 1956 के अंदर, ठीक है। और इसका जो मेन एम होता है ये होता है बूस्ट करना इसको मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर जो है वो बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंदर इसको बनाया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी आप सभी के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं ज़रा इस इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में कि जो ये प्रोग्राम है ये सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है किसको, पॉटर्स को। किन किन फॉर्म में भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ज़रा हम ये देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा एडवांस पॉटरी प्रोडक्ट के लिए। दूसरी चीज़ जो है लेटेस्ट और न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है, न्यू इक्विपमेंट जो है उनको यूज़ करना सिखाएगा। उन इक्विपमेंट्स को कैसे आप पॉटरी फॉर्म में यूज़ करके ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपने काम को आसान कर सकते हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन फील्ड बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। वहीं जितने भी मार्केट लिंकेज होंगे और विजिबिलिटीज़ होंगी वो KVIC एग्जीबिशन के थ्रू इनको प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब KVIC एग्जीबिशंस लगाएगा और उसमें इन्हें जो एक एक्सपोजर भी दिया जाएगा सो दैट दे कैन ग्रो फास्टर। यहाँ पर मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन की बात ये है कि यहाँ पर KVIC प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग, प्रमोशन और ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है बेसिकली ये, ठीक है, जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट में मदद करेगा यहाँ पर। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है इन्वेस्ट इंडिया। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों हमारी दैट इज़ द इन्वेस्ट इंडिया। अब ये इन्वेस्ट इंडिया न्यूज़ क्या है ज़रा समझिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है फूड प्रोसेसिंग एडिशन, है ना, जो कि एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट को टारगेट करेगा इंडिया में। मतलब बेसिकली FDI और FFI के थ्रू फूड प्रोसेसिंग में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने की, उसको भारत लाने का एक ये मुहिम चल रही है। इसमें क्या किया जाएगा इन्वेस्ट इंडिया कैंपेन के तहत। इन्वेस्ट इंडिया कैंपेन में नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर इन्वेस्टर इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इट वाज सेटअप बाय 2009। जो इन्वेस्ट इंडिया है इस कॉरपोरेशन को पूरे 2009 में सेटअप किया गया था और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड के में अंडर डेवलप किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। वहीं हम बात करते हैं जो करंट शेयर होल्डर पैटर्न है यहाँ पर, इसमें कंपनी की 51% शेयर होल्डिंग होती है और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की लाइक FCCI और CCII और नेस्कॉम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 49% बाय इंडियन गवर्नमेंट होती है, तो 51% कंपनीज़ की शेयर होल्डिंग होती है और 49% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग यहाँ पर होती है। तो पब्लिक प्राइवेट ये एक तरह का मॉडल बनकर सामने आता है। आई होप दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आप अपने व्यूज़ ज़रूर इस सीरीज़ के बारे में दें, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, क्या इस सीरीज़ को हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ दिनों से नेटवर्क इशूज़ ज़रूर आ रहे हैं तो दोस्तों उसको हम अपने एंड पर तो कुछ नहीं कर सकते, बट बेसिकली वी आर ट्राइंग समथिंग मोर सिक्योर प्लेटफॉर्म और नेटवर्क सो दैट जल्दी आपको क्लासेस जो है बिल्कुल स्मूथलेसली मिलने लगेंगी। कुछ नई चीज़ें हम ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। टेक्निकल वर्क जो है हमने स्टार्ट करवा दिया इस वीकेंड पर, तो बेसिकली सारी चीज़ें जल्दी ही सही हो जाएंगी आप सभी के लिए। अगली हम बात करते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, ICP इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ बनती है आप सभी के लिए। बेसिकली हम बात करें UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यदि हम बात करें UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए बनती है, ठीक है। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अगली गवर्नमेंट स्कीम जो कि है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। अब ये इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम क्या है ज़रा इसे हम समझते हैं अच्छे से। देखिए इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम है वो अपनी तरह का एक लार्जेस्ट स्टैटिस्टिकल इनिशिएटिव है दुनिया में, जिसको कि वर्ल्ड बैंक मैनेज करेगा और यहाँ पर जो लीडरशिप होगी, जो चेयरमैनशिप होगी वो यूनाइटेड नेशन कमीशन की होगी, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक इसे देखेगा और यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप में ये उनके ऑब्जर्वेशन में, उनके सुपरविजन में इस काम को किया जाएगा।
यदि हम बात करें कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है आप सभी के लिए, एज़ पर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम ये बनती है। तो यहाँ पर हम बात करें मेन ऑब्जेक्टिव आईसीपी के लिए, तो यहाँ पर आईसीपी जो है, पहली चीज़ तो ये है, ये ट्रिपल पी कंसेप्ट पर काम करने वाली, मतलब प्रोड्यूस्ड परचेसिंग पावर पार्टीज, प्रोड्यूस्ड परचेसिंग पावर पार्टीज एंड प्राइस लेवल इंडेक्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इन 3 लेवल पर ये क्या करेगा, कंट्रीज को कंपैरिजन करेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कन्वर्ट वॉल्यूम की और पर कैपिटा मेजरमेंट की एक कंट्री में जीडीपी की, जो कि कॉमन करेंसी यूजिंग पीपीपी, एक कॉमन करेंसी जो है वो यूज़ करी जाएगी जो कि डॉलर होगी, और उस कॉमन करेंसी के बेसिस पर कंट्रीज़ की प्रोड्यूस्ड परचेस पावर जो है वो देखी जाएगी कि एक कंट्री की प्रोड्यूस्ड परचेस पावर कितनी है, और इस प्रोड्यूस्ड परचेस पावर के बेस पर सारी कंट्रीज़ को उनकी जीडीपी ग्रोथ को, वहाँ के पर कैपिटा इनकम को जो है मेज़र किया जाएगा। तो बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि एक ऐसा इंडेक्स बनाया जा रहा है जिससे ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ को, उसकी जीडीपी ग्रोथ को, है ना, उसकी बिजनेस ग्रोथ को जो है वो मेज़र किया जा सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का इनिशिएटिव बनकर सामने आता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक हैज़ रिलीज्ड अ न्यू पीपीपी फॉर द रेफरेंस ईयर 2017। तो यहाँ पर ट्रिपल पी के लिए जो है रेफरेंस ईयर 2017 को सेट करा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रेफरेंस ईयर क्या होगा, बेस ईयर से भी पूछ सकते हैं, इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात करते हैं इंडिया के बारे में। यहीं पर ट्रिपल पी की जब हम बात करें तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इस इंडेक्स में, ये हम एक बेसिक प्री अजम्पशन बनाने की कोशिश करेंगे इस स्लाइड के थ्रू कि इंडिया जो है वो स्टैंड करता कहाँ पर है। तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, जो इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। दोस्तों यहाँ पर हम सभी को पता है कि पीपीपी के टर्म्स में जो है वर्ल्ड में जीडीपी का, पर कैपिटा इनकम का जो कंपैरिजन किया जाएगा आईसीपी के द्वारा। तो यहाँ पर जो पीपीपी है, प्रोड्यूस्ड परचेसिंग पावर, प्रोड्यूस्ड परचेसिंग पावर जो है पार्टीज से मतलब यहाँ पर जो है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज से, तो यहाँ पर 3P का मतलब है प्रोड्यूस्ड परचेसिंग पावर से, और पार्टीज यहाँ पर मतलब है कंट्रीज से। तो यदि पीपीपी के टर्म्स में बात करें तो जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और इसकी जो वैल्यू है वो 6.7% है जीडीपी का, वो पूरी दुनिया के जीडीपी का, मतलब पूरी दुनिया की जीडीपी में जो भारत प्रोड्यूस्ड परचेस पावर पॉइंट की बात करें तो जो कितनी है, 6.5% है। वहीं यूएसए सेकंड नंबर पर है 16.3% के साथ, और चाइना फर्स्ट नंबर पर 16.4% के साथ। आगे एक और स्टैट जो अच्छा खासा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इंडिया का एक और प्लेस पर 3rd रैंक लगता है लार्जेस्ट इकोनॉमी के केस में। यदि हम बात करें शेयर इन ग्लोबल एक्चुअल इंडिविजुअल कंजप्शन एंड ग्लोबल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्लोबल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में और ग्लोबल एक्चुअल इंडिविजुअल कंजप्शन में यहाँ पर इंडिया जो स्टैंड करती है 3rd पोजीशन पर। तो अगेन ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आप सभी के लिए बनता है। चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन ऑल आईसीपी राउंड सिंस इंसेप्शन इन 1970। तो इंडिया हमेशा से एक एक्टिव मेंबर रहा है आईसीपी का, और आईसीपी में लगातार इंडिया की जो है भागीदारी बनी रही है स्ट्रेट फ्रॉम 1970 से। अब बात करते हैं डिस्ट्रेस्ड असेट फंड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए समझना डिस्ट्रेस्ड असेट फंड के बारे में चीज़ें कि डिस्ट्रेस्ड असेट फंड ये क्या है। तो यदि हम बात करें डिस्ट्रेस्ड असेट फंड के लिए तो बेसिकली ये एमएसएमई के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये एक न्यू स्कीम है जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बनाया गया है, जो कि डिस्ट्रेस्ड असेट फंड कहलाएगा, और ये एक सबऑर्डिनेट डेब्ट है एमएसएमई के लिए, जिसे कि अपन क्रेडिट गारंटी स्कीम भी बोलते हैं। तो देखिए बेसिकली ये उन पार्टीज़ के लिए बनाया गया है, उन प्रमोटर्स के लिए बनाया गया है जो एमएसएमई को प्रमोट करेंगे। यहाँ पर प्रमोटर्स से मतलब आपके बैंक से, यहाँ पर प्रमोटर्स से मतलब आपके बैंक से। देखिए होता क्या है बेसिकली मैं आपको समझा दूं, जो एमएसएमई सेक्टर के लिए बैंक लोन देते हैं, देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम निकाल ली है, जैसे मुद्रा स्कीम है, इसके अलावा कई और स्कीम जो है वो एमएसएमई के लिए भारतीय सरकार द्वारा निकाली जा रही है। अब इससे क्या हो रहा है, बैंकों पर बढ़ रहा है प्रेशर, तो बैंकों पर प्रेशर बढ़ने से बैंकों को लोन देने पड़ रहे हैं एमएसएमई में, बट जो एमएसएमई का लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। ठीक है, मतलब उसके लॉस एनपीए बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इन वजह से बैंकों पर बोझ बढ़ रहा है, बैंकों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डे बाय डे ख़राब हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट की, भाई एमएसएमई को बढ़ाना है तो लोन तो आपको बैंक से ही दिलाने पड़ेंगे, तो अब बैंक जो है वो अनसिक्योर्ड लोन के चलते एमएसएमई लोन देने से पीछे हटते हैं। तो अब गवर्नमेंट चाह रही है कि लोन दें, लेकिन बैंक चाह रहे हैं कि हम लोन ना देना पड़े, तो कुछ ऐसा बीच का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा कि भाई बैंक का भी लॉस ना हो यहाँ पर और एमएसएमई सेक्टर को लोन भी मिले। तो इस चीज़ के लिए बनाया गया है डिस्ट्रेस्ड असेट फंड। अब इसमें किया क्या जाएगा ज़रा समझ लिए।
यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रेस्ड एमएसएमई फेस द चैलेंजेस ऑफ गेटिंग कैपिटल ईदर फ्रॉम इन इक्विटी और इन डेप्थ। तो यहाँ पर एक स्कीम बनाई गई और इस स्कीम में जो कैपिटल गारंटी प्रोवाइड करी गई है कवर रुपीज़ 20,000 करोड़ वो, और ये बनाई गई है प्रमोटर बैंक के लिए। किसके लिए? प्रमोटर्स बैंक के लिए। अब यहाँ पर बेसिक फीचर्स क्या होंगे इस स्कीम के, ज़रा हम ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो फीचर है दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू प्रमोटर्स ऑफ एमएसएमई दैट बिकम्स एनपीए असेट एज ऑन 30 अप्रैल 2020। मतलब उन सभी प्रमोटर्स के लिए हैं जिनके एमएसएमई में जो लोन है वो एनपीए हो गए 30/4/2020 पर। अब लोन एनपीए किसके होंगे भाई? बैंक के ही तो होंगे, क्योंकि बैंक ही तो पैसा देते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि ये उन सभी प्रमोटर्स के लिए, प्रमोटर्स से मतलब यहाँ पर बैंक से, उन सभी बैंक्स के लिए जिनके एनपीए हो चुके हैं 30/4/2020 पर, जो उन्होंने लोन एमएसएमई को दिया था। आगे बात करते हैं, जो प्रमोटर्स हैं विल गिव इन 15% ऑफ देयर स्टैक इन एमएसएमई एंड 75 lakh of as loan whichever is lower। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 90% ऑफ द गारंटी कवरेज विल बी गिवन अंडर दिस स्कीम वाइल 10% वुड कम फ्रॉम द कंसर्न प्रमोटर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरिटोरियम है, जो टाइम पीरियड है वो 7 years का रखा गया है पेमेंट के लिए और प्रिंसिपल के लिए, और जो मैक्सिमम टेन्योर रखा गया है वो 10 साल का रखा गया है। तो मेरिटोरियम टाइम, रीपेमेंट टाइम जो है वो 7 साल और 10 साल रखा गया है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ, अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि है स्किल बिल्ड डिजाइन के बारे में हम बात करते हैं। तो स्किल बिल्ड जो SBR है आपका, स्किल बिल्ड रीइग्नाइट, ये एक तरह का अपने आप का स्कीम है। इसमें न्यू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना, IBM के द्वारा, और इसमें कोलैबोरेशन होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस का। यहाँ पर हम बात करें आगे की, तो ये जो इनिशिएटिव है ये जॉब सीकर्स के लिए और इंडिविजुअल बिजनेस ऑनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने करियर और बिजनेसेस को एक्सपांड करने में। आगे की बात करते हैं तो जो जॉब सीकर होंगे वो इक्विप कर सकते हैं खुद को न्यू एज डिजिटल टेक्नोलॉजी से, स्किल से, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स एंड मैनी मोर, और वो अपने स्किल सेट को बूस्टअप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बूस्टअप कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे अदर स्कीम लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रैटेजी, डिजिटल स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड जो है वो कराई जाएंगी। अगली जो चीज़ है वो अगेन इंपॉर्टेंट बनती है, दैट इज़ द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड क्या होते हैं ज़रा ऐसे समझते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं नए तरह के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो कि 7.75 सेविंग बॉन्ड स्कीम जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। आगे की बात करते हैं, एनी रेसिडेंस इन इंडिया इज़ एलिजिबल टू परचेज दीज बॉन्ड। तो जितने भी रेसिडेंस हैं इंडिया के वो एलिजिबल हैं इसे परचेज करने के लिए, और दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये RBI के द्वारा इशू किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई इनका जो टेन्योर होगा वो 7 साल का होगा, और यहाँ पर हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे किया जाएगा। 7 साल का टेन्योर होगा, हर 6 महीने में इंटरेस्ट पे किया जाएगा, और जो बॉन्ड्स हैं उनको हर 6 महीने में रीसेट भी किया जाएगा, और ये स्टार्ट किया जाएगा 1 जनवरी 2021 से। और जो प्रीमेच्योर रिडम्पशन होंगे इज़ अवेलेबल टू स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सीनियर सिटीज़न। ठीक है, तो मतलब जो प्रीमेच्योर रिडम्पशन है वो सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सीनियर सिटीज़न के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पर टैक्सेबल रिबेट भी मिलते हैं आपको। अब आगे बढ़ लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर एक और नया इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है। तो कोऑपरेटिव बैंक को लेकर ये बोला गया है कि भाई जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सभी के सभी अब RBI के सुपरविज़न में आएंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि RBI जो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक तरह से धूनखोरी होती है, और उस धूनखोरी की वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान होता है, और इस चीज़ को कवर अप करने के लिए RBI ने स्टेप लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक थे ये डुअल कंट्रोल थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर और RBI के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं जो फीचर होते हैं कोऑपरेटिव बैंक के वो क्या होते हैं। बेसिकली देखिए जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो सभी इनके थ्रू फ्लरिश होती हैं और किसानों तक पहुंचती हैं। जितने भी लैंड फार्मर्स होते हैं, जो भी छोटे वर्कर्स होते हैं, उनके लिए जितनी भी DBT स्कीम्स प्रोवाइड कराई जाती हैं उसका लगभग 80% जो है वो इन्हीं बैंक के द्वारा कराया जाता है। साथ ही जो KCC प्रमोटर हैं वो ये मेन बैंक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।